नमस्ते दोस्तों, ये हम लोग का फर्स्ट वीडियो आ चुका है और ये फर्स्ट मैंने इसलिए कहा क्योंकि जो लोग इसके पहले जब मैंने अपना लास्ट वीडियो अपलोड किया था, डेट क्या था 27 अप्रैल, जिस दिन हम लोग ने अपने 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 1 एंड अप किया था। अब एंड अप का मतलब होता है सब कुछ पढ़ लिया था ऐसा नहीं है, लेकिन एक लेवल तक पढ़ लिया था। और मैंने उस दिन कहा था सभी बच्चों से अपने लास्ट वीडियो बनाते वक्त कि इस चैप्टर 1 में हमने टोटल 25 वीडियोस अपलोड किए थे हम, और मैंने बताया था वो 25 वीडियो अपने आप में कंप्लीट है उस पूरे चैप्टर के वैरायटीज़ को कवर करने के लिए, नॉट द क्वेश्चंस तो बहुत सारे बुक में दिए थे, बट मैंने अपने लेवल पे बुक के एक्सरसाइज का एज मैक्सिमम एज पॉसिबल जितना लगवा सकते थे तो मैंने उन क्वेश्चंस कवर किया है उन 25 वीडियोज़ में, जो कि मेरा इस डेट पे वाइंड अप हुआ था। फिर मैंने हर एक बच्चे को थोड़ा सा वो हमारे अकॉर्डिंग साथ चल पाएँ और उनको मौका मिले चीज़ों को रिवाइज करने का, वाइंड अप करने का, नोट्स बनाने का, एक बार रिवीजन करने का। तो मैंने सभी को 27 से लेके टिल 30 अप्रैल, जो कि भी कल बीता है 30 अप्रैल, तो मैंने सभी को ऑलमोस्ट 4 डेज का टाइम दिया था जस्ट फॉर रिवीजन के लिए कि जो हमने पढ़ा है एक बार रिवाइज कर लो। अब रिवाइज में क्या होता है कि मान लो कोई टॉपिक स्किप हो गया, माइंड से निकल गया, तो वापस जाके वीडियो देख लो। ये मेरा मकसद था तुम लोग को टाइम देने के पीछे। आज हमारा आ चुका है 1 मई, और इस 1 मई को मैंने कहा था वी विल स्टार्ट अवर सेकेंड चैप्टर। फर्स्ट पे हम ज़्यादा अब बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैंने चैप्टर 1 जब पढ़ाया था तो वहाँ पे 2 स्टेज पे हम काम किए थे। जो लोग चैप्टर 1 पूरा फॉलो किए मेरे साथ में पिछले महीने, तो उनको याद होगा मैंने 2 स्टेज में चैप्टर 1 कवर किया है। पहला डीके गोयल जो न्यू बुक हमारे पास है 2027 का, तो मैंने उसके सारे प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस मैक्सिमम करवाए थे जो सारे वैरायटीज़ कवर करता है इन सीक्वेंस मैनर में। एंड मैंने हर एक वीडियो के स्टार्टिंग में क्वेश्चन नंबर विद थंबनेल टाइटल में हेडिंग लिखा हुआ है, तो वहाँ जाके टैली कर लो। अब इस चैप्टर 2 में खास क्या है, यहाँ पे जब आ रहे हो तो इसमें हम लोग वापस उसी पार्टनरशिप के चैप्टर्स को कंटिन्यूड कर रहे हैं चैप्टर 1 के तुरंत बाद। देखो हमारे पास जितना समय है उस हिसाब से लगातार पढ़ना जरूरी है। तो 1 तो हो चुका है, आज हम 2 पे आ रहे हैं। हो सकता है कुछ ऐसे बच्चे जुड़े हों आज के इस वीडियो से जो पहली बार इस लेक्चर को देखने आ रहे हैं, और उनके मैंने बहुत सारे सवाल होंगे कि सर चैप्टर 1 तो हमने पढ़ा ही नहीं है ढंग से, या पढ़े भी तो हल्का फुल्का पढ़े हैं, बहुत चीज़ें नहीं क्लियर हुआ है। तो आप चैप्टर 2 पे आ चुके हो तो कैसे काम चलेगा, हम लोग क्या इसको समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे, क्या करें, पहले 1 पढ़कर 2 पे आए या फिर डायरेक्ट 2 पढ़ें, या अगर डायरेक्ट 2 पढ़ते हैं तो क्या क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या क्या इसके इम्पैक्ट होंगे। तो हम अभी अपने टॉपिक पे जाने से पहले, बिकॉज हमारा फर्स्ट वीडियो है, 2-3 मिनट लेके थोड़ा बात कर लेते हैं। पहली बात है, जो बच्चा चैप्टर 1 ढंग से नहीं पढ़ा या एक्सट्रीम रेयर केस में कुछ भी नहीं पढ़ा है, पूरे अप्रैल मंथ 12th अकाउंटेंसी से बहुत दूर रहा, ढंग से नहीं पढ़ पाया, तो उसके लिए मेरे लिए बहुत सिंपल सा एक बात कहना है दैट वो डायरेक्ट चैप्टर 2 पे आए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इस चैप्टर 2 में चैप्टर नंबर 1 जो हमने पढ़ा है इसके पीछे, जिसका नाम क्या था, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, उसके फंडामेंटल्स। देखो होता क्या है ना कि पार्टनरशिप जो हम लोग एक फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है जहाँ पे 2 और मोर देन 2 पर्सन्स आपस में साथ में काम करते हैं जस्ट टू डू अ पर्टिकुलर बिजनेस विद द प्रॉफिट मोटिव। ठीक, अब यहाँ मेन सवाल क्या आता है, मेन सवाल ये आता है कि चैप्टर 1 तुमने जो पढ़ा है वहाँ पे सिर्फ पार्टनरशिप के बेसिक फंडामेंटल्स पढ़े हो, कैसे हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बाय मेकिंग पीएल अप्रोप्रिएशन, एंड देन आफ्टर हाउ वी आर मेकिंग द कैपिटल अमाउंट ऑफ ईच पार्टनर्स बाय फ्रेमिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये वहाँ तुमने पढ़ा है। बाकी 2-3 एक्स्ट्रा टॉपिक्स था लाइक आईओसी कैसे निकालते थे, आईओडी कैसे निकाल रहे थे, दैट्स ऑल। एंड अगर एरर हो गया तो पार्ट्स एडजस्टमेंट के केस में कैसे उसको रेक्टिफाई कर रहे थे, वो सब चैप्टर 1 में था। अब चैप्टर 1 का एक भी अप्रोच चैप्टर 2 में डायरेक्टली नहीं आने वाला और बहुत मार्जिनल आएगा, बट यहाँ पे हम लोग सब कुछ एक नया तरीके से पढ़ने वाले हैं, नया टॉपिक आएगा, नया वैरायटीज़ आएगा। तो यहाँ से एक बच्चा डायरेक्टली अगर पढ़ने आ रहा है कोई भी दिक्कत नहीं है, बस वही एक कंडीशन है जो मुझे डे 1 आज बोलना जरूरी है हर एक बच्चों के लिए जो देख रहे हैं, जो सामने बैठे भी हैं,
कि किसी भी कीमत पे इस बात को ध्यान देना, आज से लेके ज़्यादा नहीं, नेक्स्ट 12 डेज मैक्सिमम, अगर आज हमारा 1 मई है तो मैक्सिमम बता रहे हैं 12 मई, इस चैप्टर को वाइंड अप होने के लिए मेरे हिसाब से 12 वीडियोस इनफ है, 12 वीडियोस, जिसमें कि हम 2 पार्ट में काम करेंगे। पहला अगेन वही सेम चीज़, डीके गोयल का जो हमारे पास लेटेस्ट बुक है, किस ईयर का, 2027 का, इसका जो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज से क्वेश्चंस हैं जो कि आमतौर पे इसके आंसर्स मिल जाते हैं बट उतना इफेक्टिव वे में नहीं मिलता है, तो वो हम कवर कराएंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट उसकी बात कराएंगे एंडिंग में, वो क्या रहेगा, PYQs 26 का एंड 25 का, ताकि हम तुमको जो यहाँ पढ़ाएंगे इस बात का एक्नॉलेजमेंट दैट वही सब तुम्हारे पेपर में आता है, बोर्ड एग्जाम में आता है, इस बात को प्रूफ देंगे हम, क्वेश्चंस को लगवा करके वो सारे सवाल जो चैप्टर 2 के हैं जो इन 2 सालों में पूछे हुए हैं। क्लियर? अब ये तो हुआ एक छोटी सी बात अबाउट द हमारे कैसे पढ़ने वाले हैं। जिनके पास इस लेटेस्ट बुक का मतलब बुक अवेलेबल नहीं हो, पर एडिशन ओल्ड है, तो वो क्या करेंगे, मैंने कल इसका PDF बना लिया है इस न्यू बुक के एक्सरसाइज का, तो हम अपने हर वीडियो के लास्ट में इस बार कोशिश करेंगे हम कि अपने कॉन्टैक्ट नंबर को हम बेसिकली वीडियो के चैट बॉक्स में डाल देंगे, ताकि जिनको अगर PDF चाहिए वहाँ से वो हमसे मांग सकते हैं, हमको भेज देंगे, और उस PDF के थ्रू या तो प्रिंट आउट करा लो या जो तुम्हें सही लगे उसको लेके बैठो, क्योंकि हम जो क्वेश्चंस पिकअप करेंगे वो एज पर न्यू बुक के एडिशन सीक्वेंस अकॉर्डिंग रहेगा, तो तुम्हें क्वेश्चन खोजने में दिक्कत ना हो, इस बात को ध्यान देना। अब इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, अलग क्या होने वाला है, और चैप्टर 1 जो पढ़ कर आए हो दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग पार्टनरशिप फॉर्म, यहाँ तुमने क्या सीखा था, पार्टनरशिप के नॉर्मल एंट्रीज एंड ट्रीटमेंट्स। अब यहाँ क्या सीखने वाले हो, जो चैप्टर का नाम है थोड़ा उस पर फोकस करो, क्या लिखा है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग्स द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। इसका मतलब क्या होता है, जो पार्टनर्स पहले से हैं वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं। अब ये तो एक एस्पेक्ट हुआ कि पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स हैं वो अपने प्रॉफिट रेशियो को बदल रहे हैं। बदलने का मतलब क्या होता है, हो सकता है 2 पार्टनर्स थे A एंड B, अभी तक वो आपस में इक्वल रेशो शेयर कर रहे थे, इक्वली प्रॉफिट बांट रहे थे, अब उनका मन बदल गया, वो कह रहे कि नहीं अब ऐसे बटेगा कि उस पूरे प्रॉफिट का 3:2 होगा। 3:2 मतलब क्या होता है, अगर 100% की बात करो तो 3:2 का मतलब होता है 60% 40%, बिकॉज इसको रब कर दिया, ये काम का नहीं है। जैसे जब मैंने कहा भी कि एक पार्टनरशिप फॉर्म है, उसमें पहला केस मैंने क्या बोला है, दे आर 2 पार्टनर्स एज पर पास्ट में, पास्ट मतलब ओल्ड में वो लोग इक्वली बांट रहते हैं, नॉर्मल केस था। अब उनका आपस में कंसर्न है एक दूसरे के लिए दैट दे शुड चेंज देयर प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम इक्वल टू, चलो चेंज करते हैं, दैट इज 7:3। अब इक्वल था बट उन्होंने क्या कर दिया, इन द प्रेजेंट, फ्यूचर नहीं प्रेजेंट में उन लोगों ने उस रेशियो को 7:3 कर लिया। ये जो रेशियो चेंज हुआ है, इसी अप्रोच को हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। यहाँ पे तुम ये नहीं सीखोगे हाउ दिस रेशियो इज बीइंग चेंज्ड, रेशियो इक्वल से 7:3 हो रहा है, ये हो कैसे रहा है वो तुम्हें सीखना नहीं है, वो तो भाई सिंपल सी बात है, पार्टनर्स के आपस में जो होता है कंसेंट कि भाई उनका जो आम सहमति बन रहा है, वो चाहते तो जो 7:3 लिखा है उसको 7:5 कर ले, 7:4 कर ले, इट्स ऑल अप टू देम। लेकिन हाँ, ये सवाल तुम्हारे माइंड में आ सकता है कि भाई वो ऐसा कर क्यों रहे हैं, भाई रेशियो जो 1:1 चल रहा था उनको क्या जरूरत पड़ गया रेशियो को चेंज करने का। तो कॉमन सेंस लगाओ, रेशियो चेंज होने के बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, उसमें से 1 और 2 थोड़ा मेन है। जैसे हो सकता है कि उनका जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन इन द फर्म, वो चेंज हो गया हो। जैसे अभी तक ये जो अगर 1:1 था, तुम अज्यूम कर लो कि भाई ए और बी ने पैसा लगाया था 10 लाख, तो बिकॉज कैपिटल इक्वल था उनका, तो दे वांट द प्रॉफिट रेशियो शुड बी इक्वल अमंग्स देम, तो इक्वल था। हो सकता है अभी 10 लाख था, 10 लाख एंड 10 लाख। अब कॉमन सेंस लगाओ, अगर मान लो ए ने उस फर्म के अंदर 5 लाख और ला दिया, कितना हो गया मान लो 15 लाख,
और बी का अभी उतना ही ओल्ड है 10 लाख। तो जब ए ने पैसा और इन्वेस्ट किया बिजनेस के अंदर, तो क्या वो चाहेगा नहीं कि उसको अब प्रॉफिट का हिस्सा ज़्यादा मिले? अब हिस्सा कितना ज़्यादा मिले वो कोई एग्जैक्टली कोई काउंट नहीं कर, कैलकुलेट नहीं कर सकता, बट ये तो फैक्ट है ना कि जब पैसा कोई अधिक लगाएगा तो वो चाहेगा उसको प्रॉफिट का हिस्सा अधिक मिले। तो ऐसे केस में रेशो का बदलना बहुत कॉमन है। और 7-3 में क्या दिख रहा है? 7 मोर है, 3 छोटा है ना, तो मतलब A विल गेट मोर एंड B विल गेट 3, B विल गेट लेस। तो ये तो एक फैक्टर हुआ। हो सकता है एक और फैक्टर हो कि उनका पैसा सेम है A और B का, लेकिन जो उनका कह सकते हो इन्वॉल्वमेंट इन द बिजनेस या मैनेजमेंट, वो किसी का ज़्यादा या किसी कम हो गया हो। क्या पता अब A जो है वो फर्म के अंदर 15 आवर्स काम कर रहा है और B जो है वो सिर्फ 5 आवर काम कर रहा है। तो भाई अगर A देर तक रहेगा तो वो चाहेगा प्रॉफिट अधिक पाना। तो ये सब बेसिक रीजंस हैं। अब ये रीज़न हमारे इतना काम का नहीं है, लेकिन ये जो मैंने बातें बताया है इसको ध्यान देना कि रेशियो चेंज होना कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं है पार्टनर्स के बीच में, ये नॉर्मल चीज़ है। बट रेशियो बदलना ये एक एस्पेक्ट है किसी पार्टनरशिप फर्म के बीच में। मैंने देखो बोर्ड बहुत सी बातें पहले से लिख कर रखा है, अगेन इसीलिए लिखा है ताकि हमारा टाइम बचे। अब शुरुआत पहले यहाँ से करते हैं, हम कुछ बेसिक लेवल पे, हमारा पहला लेक्चर है तो हम थोड़ा सही बात करें थ्योरी पे भी। ये पूरा लेक्चर थ्योरेटिकल नहीं होगा, न्यूमेरिकल लगवाएंगे 10-15 मिनट के बाद, बट उसके पहले जो बेसिक बातें हैं जो इस चैप्टर में आने से पहले हर एक को पता होना चाहिए, थोड़ा बात उस पर कर लेते हैं। मैंने क्या क्या लिखा है जरा ध्यान दो। यहाँ पे एक टर्म लिखा है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। प्रॉफिट रेशियो का बदलना ये एक एस्पेक्ट है। जब पार्टनरशिप फर्म चलता है तो उस फर्म के चलने के दौरान बहुत सारे चेंज होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक रेशियो बदल जाएगा तो वो एक चेंज है, नहीं, वो एकमात्र चेंज है ऐसा नहीं, इट इज़ वन ऑफ द चेंज। और भी चेंजेस हो सकते हैं। तो जब भी एक पार्टनरशिप फर्म जब चल रहा होता है, वर्किंग कंडीशन में होता है, उसमें जब भी कोई चेंजेस हो रहे हैं तो उसको हम कहते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मतलब दोबारा से सब कुछ चेंज किया जा रहा है। और ये चेंज क्यों हो जा रहा है और चेंज करना क्या पॉसिबल है, वैलिड है, यस और नो? इट इज यस, जस्ट बिकॉज मैं आपको टर्म लिखा हुआ है कि कंप्लीट पार्टनरशिप फर्म किस पे चलता है? पार्टनरशिप डीड पे। ये डीड क्या होता है ये हम डिस्कस किए हैं अपने फर्स्ट चैप्टर के पहले ही वीडियो में, जहां मैंने बताया था कि हमारा क्या होता है, एक टाइप का डॉक्यूमेंट होता है। कैसा डॉक्यूमेंट? जिसके अकॉर्डिंग पूरा पार्टनरशिप फर्म वर्क करेगा, काम करेगा। और ये जो पार्टनरशिप डीड बनता है बिटवीन द पार्टनर्स, इट कैन बी ओरल, इट कैन बी रिटन। मोस्टली क्या होता है? रिटन होता है। ओरल में क्या होता है, फिर अगर ओरल करा लोगे तो फिर आम सहमति जो बनता भी पार्टनर्स के बीच में उसको प्रूफ नहीं रहता है, तो कल को कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, क्लैश हो सकता है, कभी कोर्ट का केस आ गया तो वहाँ पे तुम प्रूफ नहीं दे पाओगे अपने आप को बचाने के लिए। तो मोस्टली रिटन होता है, हम अज्यूम करके चलते हैं। और रिटन प्रेफरेबल भी होता है एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो चलो हम अज्यूम कर ले रहे हैं कि पार्टनरशिप फर्म चल रहा है, एज पर डीड चल रहा है, मतलब पूरा लिखा पढ़ी हो रहा है उसका। एंड कौन आया, जल्दी बैठो। मतलब एज पर डीड चल रहा है, सारा बात उसमें लिखा हुआ है, बस एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, सब उस पर ध्यान दो। वर्ड क्या है? वो जो डीड बन भी रहा है वो कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं है, वो कैसा है? एग्रीमेंट। इसका मतलब ध्यान देना, पार्टनरशिप फर्म जो होता है वो कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं होता है, वो क्या होता है? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है? सिंपल सा एग्रीमेंट का मतलब समझ सकते हो, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि पार्टनर्स के आपस में कॉमन कंसर्न के बिहाव बनाया गया, मतलब उनका आम सहमति था, उसमें लिखा हुआ है कि दे ऑल अग्री दैट ऑल शुड गेट इक्वल प्रॉफिट। तो ये अग्रीड का मतलब क्या होता है? उनका आम सहमति है, कोई कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं कि हाँ उनको लॉफुल तरीके से इक्वल मिलना ही मिलना है। इफ दे माइट कह सकते हो अगर एक लेवल पे आके मना कर दे कि हम नहीं मानते इस डीड को, तो ऐसे केस में वो डीड कोलैप्स कर जाता है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्चुअल तो था नहीं, कोई लीगल बैकअप उसमें है नहीं, वो आपस में 4 लोगों ने सहमति बना लिया। ये कुछ समझो, उस तरीके समझो कि मान लो 10 लड़के हैं, वो एक क्रिकेट ग्राउंड में जा रहे हैं, 5-5 का टीम बांट ले रहे हैं आपस में खेलने के लिए, और उन 5 जो, अरे यार पॉज करो,
ठीक है, तो अभी कुछ सेकंड्स का ये जो डिस्टर्बेंस हुआ था वो तो मैंने पॉज करा दिया था, एक्चुअली वो डिस्टर्बेंस 5 मिनट का था, लाइट चला गया था। खैर नौबत ना ये प्रॉब्लम सॉरी आता रहेगा, जाने दो इसको। वापस यहाँ पे आते हैं, हम क्या बता रहे थे, अब जितना हो पाए ध्यान देना है। हम ये बता रहे थे कि पार्टनरशिप फर्म जो चलता है वो बेसिकली रन करता है ऑन द पर्टिकुलर डीड, जिसको हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं, जो एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है जिसको हमने डिस्कस किया हुआ चैप्टर 1 में। तो यहाँ दोबारा से बात नहीं करने जा रहे हैं, हम अभी सभी बच्चों का बेसिकली चैप्टर 2 को लेकर के बेस तैयार कर रहे हैं। न्यूमेरिकल जब शुरू होगा अभी इस लेक्चर के एंडिंग के 5 मिनट पहले, और फिर लगातार जब कल से पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स तो वो तो फिर कंटिन्यूएशन चलेगा, बट इट्स बेटर कि एक बार यहाँ ध्यान देते हैं। बेटा वो अनपॉज हो चुका है ना, तब ठीक है। यहाँ पे ये ध्यान देना, एक वर्ड लिखा है कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं होता है पार्टनरशिप फर्म, तो क्या होता है एग्रीमेंट। और हम एग्जांपल लिख दे रहते हैं अबाउट द वो जो बॉयज़, अगर 10 बॉयज़ हैं 5-5 का डिस्ट्रीब्यूशन करके वो गेम खेलना चाह रहे हैं आपस में कॉम्पीट करके। अब उन लोगों ने क्या किया, जहाँ पे जा रहे हैं तो वहाँ पे उन्होंने आपस में खुद के एक दूसरे कंसर्न के बाद रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम किया, कहाँ पे बाउंड्रीज कितना होना चाहिए, कितना ओवर खेलना है, कौन कैसे क्या होगा, सब डिसाइड कर लिया एक तरीके से। तो ये जो उनके बना आम सहमति, दिस इज नॉट कॉन्ट्रेक्चुअल, क्योंकि उसमें कोई अगर बिट्रेड कर दिया, धोखा दे दिया, मना कर दिया बात मानने जो भी, तो तुम उन पे केस नहीं कर सकते हो। वो सिंपल एक आपस में एग्रीमेंट था। तो वो एग्रीमेंट जब बनता है तो वो प्लेयर्स आपस में बिट्रेड कर दे, कोई मैच बैटिंग हो गया, आउट हो गया, चला गया घर, अब तुम 4 लोग खेल रहे हो सिर्फ उन 5 लोगों से, तो वहाँ तुम कुछ नहीं कर सकते हो। या तो गेम बंद करो फिर, या उसी में एक तरह से फिर क्या कॉम्प्रोमाइज़ करके मैनेज करो। तो यही वहाँ पे भी होता है, पार्टनरशिप फर्म में भी होता एग्रीमेंट है। और एग्रीमेंट जब बनता है तुम किसी को बाउंड नहीं करो लीगली, सिर्फ उनको एक कॉमन कंसर्न पे प्लेटफॉर्म पे लाकर रख दे रहे हो कि साथ में काम करना है, साथ में प्रॉफिट कमाना है, साथ में चीज़ों डील करना है, मैनेजमेंट भी देखना है बिजनेस का, और बिजनेस भी करना है। बट ये भी फैक्ट है बिजनेस करते वक्त बहुत सी दिक्कतें आती हैं। हो सकता है कि भाई अभी तक 4 पार्टनर्स थे, एक पार्टनर कह रहा है कि भाई अपने भाई को लाना चाहते हैं पार्टनरशिप फर्म में, वो बहुत नॉलेजेबल है, बहुत स्किल्ड है, वो हमारे फर्म को आगे ले जाएगा। तो 4 पार्टनर है, वो चाहता है 5वां एक पार्टनर आ जाए। तो उस 5वें पार्टनर के आने का चांसेस तो है, आ सकता है, बिकॉज ये एग्रीमेंट है। 5वां आ जाएगा तो उसके बाद एक बन जाएगा नया एग्रीमेंट, फिर पार्टनरशिप फर्म चलता रहेगा। तो ये एक एस्पेक्ट है कि जो एग्रीमेंट बनता है, जो पार्टनरशिप फर्म का आपस में बनता है कंडीशंस, वो क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूट क्या होता है, दोबारा से एग्रीमेंट को फ्रेम करना। तो ये दोबारा से चेंज करने का नौबत कितनी बार आ सकता है, मैंने 5 बातें लिखा है, 1 2 3 4 5। 5 में क्या क्या है, सबसे पहला बहुत बेसिक है, सारे पार्टनर्स ने अपने प्रॉफिट रेशो को ही चेंज करने का कंडीशन रख दिया आपस में। मतलब अगर 3 पार्टनर्स हैं, फॉर एग्जांपल ABC, तो उन लोग ने कहा कि उनका रेशो जो भी था अभी तक, जिसको हम कह सकते हैं ओल्ड रेशो, हम शॉर्ट में लिखेंगे OR मतलब ओल्ड रेशो, तो उनका अब कहना है दे वांट टू चेंज दिस रेशो एज अ न्यू रेशो। क्या करना चाहते हैं वो लोग, मान लो 5 3 एंड 4। तो ये जो रेशो चेंज हुआ, इट माइट बी एनीथिंग, हम तो रैंडम लिखे हैं। इस प्रॉफिट रेशो का चेंज होना ये सबसे कॉमन है, इसमें कोई नया पार्टनर आ नहीं रहा, ना कोई नया पार्टनर जा रहा है। ओल्ड पार्टनर कोई जा नहीं रहा, ना न्यू पार्टनर आ रहा है। तो ऐसे केस में ये भी एक पॉसिबिलिटीज होता है पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप फर्म के एक्शंस को रिकंस्टिट्यूट करने का। भाई रेशो बदलेगा ना, तो ये सिर्फ रेशो तक इसका इम्पैक्ट नहीं है, ये एक्चुअली बहुत जगह पे इम्पैक्ट डालता है, जो भी यहाँ बताएंगे हम इधर। बट फिलहाल ये तो एक हो गया। इसके अलावा थोड़ा नीचे देखो, एक न्यू पार्टनर अगर फर्म में आ जाएगा, तो बिकॉज एक न्यू पार्टनर आ रहा है तो तुम ओल्ड डीड को इस पे इम्पोज कर दो उस न्यू पार्टनर पे। लाइक यहाँ पे ABC थे ना, तुम चाह रहे हो कि इसमें ABC के अलावा एक D पार्टनर भी आ जाए, ABC के अलावा एक D पार्टनर आ जाए जिसका कि रेशियो 5 3 4 1 हो जाएगा। मतलब 5 3 4 इन लोग का रहेगा, 1 उसका रहेगा। ये जो एक और पार्टनर आ रहा है, तो इससे भी कंप्लीट पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाता है, रीसफल्ड। तो तुमको सब कुछ नए सिरे शुरू करना पड़ता है एज पर कंडीशन के हिसाब से। या कोई ओल्ड पार्टनर जो पहले से फर्म में है
वो रिटायर कर जाए। रिटायर क्या होता है? देखो मैंने दो टर्म लिखा है, रिटायरमेंट एंड डेथ। क्या दोनों फर्क है? रिटायरमेंट मतलब जब एक ओल्ड पार्टनर अपने स्वेच्छा से, अपने खुद के विलिंगनेस से, अपने खुद के डिसीजन से उस फर्म को छोड़कर जा रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल ए ने कहा बस मेरा हो गया, आई एम डन विद दिस पार्टनरशिप फर्म, तो वो बाकियों से कह रहा है भाई अपना मैनेज कर लो, हम जा रहे हैं, मेरा पैसा उसमें से निकाल के दे दो जितना मेरा लगा हुआ है कैपिटल, एंड वो चला भी जा रहा है। अब रह कौन बी और सी? अब बी और सी के ऊपर चॉइस है, सेम डीड के अकॉर्डिंग वो अपना कंटिन्यू करें या फिर ए के जाने के बाद बी और सी आपस में एक न्यू डीड बना करके ए को कंप्लीटली भूल के अपना एक फ्रेश डीड बना करके अपना फिर बात को आगे बढ़ाएं। तो मोस्टली वो फ्रेश बनाते हैं क्योंकि ओल्ड को जब ए जा रहा है वो चाहते हैं कि सब कुछ नए सिरे से शुरू कर दिया जाए। तो एक ये भी कंडीशन होता है कि एक एग्जिस्टिंग पार्टनर खुद ही कह रहा है मुझे फर्म छोड़ के जाना है, या इसमें एक और केस लिखा है, क्या लिखा है? डेथ ऑफ अ एग्जिस्टिंग पार्टनर। हो सकता है किसी दुर्घटने से या किसी भी अनफॉर्चुनेट इवेंट की वजह से कोई पार्टनर डेथ हो जाए। लाइक इसी में देखो सी का डेथ हो जाए फॉर एग्जांपल। अब ये कोई सी का इच्छा नहीं था इसको मरना ही है, बट बिकॉज ऑफ एनी रीजन अगर सी का डेथ हो गया तो ऑटोमेटिक अब वो फर्म से निकल गया। एक होता है कि अपनी इच्छा से जा रहा है, दैट इज रिटायरमेंट केस। एक होता है कि बिकॉज ऑफ डेथ हो जा रहा है फोर्सफुली, तो वो हो जाता है डेथ वाला केस। अब देखो हम ये नहीं बता रहे कि भाई सी डेथ हो गया तो सी का बेटा उसको टेक ओवर कर रहा है और सी को वहाँ पे रिप्लेस करके खुद बैठ जा रहा है। वो सब तो भाई ए बी और डी का कंडीशन है कि अगर वो चाहेंगे तो ऐसा कर सकते हैं। बट हम क्या बताना चाह रहे हैं, एक भी अगर चला गया तो सब लोग क्या चाहते हैं, एक नए सिरे से फर्म को रिकंस्टिट्यूट करके दोबारा डीड बनाया जाए, दोबारा सारी बातें लिखा जाए और फ्रेश वे में पार्टनरशिप फर्म चलाया जाए। तुम दोबारा से कोई नया फर्म नहीं चला रहे हो, फर्म वही है, बस फर्म के एक्शंस को रिकंस्टिट्यूट कर रहे हो, दोबारा से उसको बना रहे हो। एंड एक और मैंने लिखा है एमैल्गमेशन। ये क्या होता है? हो सकता है कि दो पार्टनर्स थे ए एंड बी, इनका रेशो था 1:1, एक था डी और ई, इनका भी कोई रेशो रखा 3:2 जो भी रहा होगा। इन लोग ने कहा चलो मिल जाते हैं और 4 पार्टनर्स मिलके फर्म चलाते हैं, कोलैबोरेट कर लेते हैं, मतलब दोनों फर्म डिफरेंट था, मिल गए। अब जब मिलेंगे तो अगेन इनका डीड अलग था, उनका डीड अलग था, तो वो क्या चाहेंगे कि चारों जब मिल जा रहे हैं तो एक न्यू डीड बनाया जाए जो चारों के लिए कॉमन कंसेंट पे बनाया जाए, कॉमन उसमें उनका आपस में कंडीशंस रहे, कोई कॉन्फ्लिक्ट ना होने पाए। तो ये सब वजहें हैं, रीजंस हैं कि व्हाट आर द कंडीशंस व्हेन द रनिंग पार्टनरशिप फर्म बीइंग चेंज्ड। क्या चेंज हो रहा है? उनका डीड की बात हो रही है। और इस पूरे प्रोसेस क्या बोलते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूट करना। देखो पार्टनरशिप फर्म में ट्रीटमेंट कैसे होता है वो तुम चैप्टर 1 में सीख चुके हो। यहाँ क्या सीख रहे हो कि रनिंग पार्टनरशिप फर्म में चेंजेस होना बहुत नॉर्मल बात है। चेंजेस किस किस टाइप का? या तो उन्होंने अपना रेशो चेंज करना चाहा, प्रॉफिट रेशो, या उसमें न्यू पार्टनर आ रहा है, या ओल्ड पार्टनर जा रहा है बिकॉज ऑफ रिटायरमेंट और डेथ व्हाटसोएवर, या दो फर्म मिल जा रहे हैं। मैंने एक और लिखा है लास्ट में, क्या लिखा है? ये थोड़ा यूनिक केस है। यूनिक मतलब रेयर कह सकते हो कि जहां पे पूरा फर्म ही बंद हो जा रहा है, कोई फर्म नया नहीं है ना, फर्म दोबारा चलेगा। डिसॉल्व क्या होता है कि एक पार्टनरशिप फर्म टोटली उसको वाइंड अप किया जा रहा है, इसको ऐसे बोल सकते हो वर्ड वाइंड अप करना क्या होता है, मतलब उसको बंद करना। तो जब फर्म बंद होगा तो ऐसे केस में कोई नया पार्टनरशिप फर्म नहीं बनेगा, ना डीड बनेगा, बस फर्म को हमको बंद करना सीखना है। चैप्टर 1 सीखो क्या? फर्म को चलाते कैसे, पार्टनरशिप फर्म को, उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, फर्म को चलाते वो। ये हमारा जो है डिसोल्यूशन, यहाँ क्या सीखोगे कि फर्म को बंद कैसे करते हैं। ये एकदम यूनिक चैप्टर है, फर्म को बंद करने का प्रोसेस जो सीखो चैप्टर 1 में कि पार्टनरशिप फर्म चलता कैसे, वो भी यूनिक चैप्टर था। इन बिटवीन जो इतने चैप्टर देख रहे हो, रेशो चेंज होना, एडमिशन होना, रिटायरमेंट होना, डेथ होना, एमलगमेशन होना, ये हमारे चेंजेस हैं कि ड्यूरिंग द पार्टनरशिप फर्म इतने हमारे पॉसिबल चेंजेस होते हैं। ये हमने चैप्टर 1 पढ़ लिया है, चैप्टर 1। ये हमारा चैप्टर 2 है जो शुरू आज से हो रहा है। ये चैप्टर 3 हमारा है जो पढ़ाएंगे मोस्ट प्रोबेबली 15 मई। 15 मैंने क्यों कहा? क्योंकि अगर हम 12 मई तक इस चैप्टर वाइंड अप कर पाते हैं तो अगेन हम तुम लोग को 2 से 3 दिन का गैप देंगे इस चैप्टर 2 को रिवाइज करने का, प्रॉपर दोबारा से देख करके, फिर आफ्टर 3 डेज हम लोग वापस मूव करेंगे चैप्टर नंबर 3 पे। तो ये एडमिशन रहेगा। देन आफ्टर चैप्टर 4 रिटायरमेंट डेथ,
ये हमारे कोर्स में नहीं है, हमारे 12th क्लास के। तो इसको तुमने सुन लिया सिर्फ कि दो फर्म्स का मिल जाना, ये भी एक कंडीशन है पार्टनरशिप फर्म को रिकंस्टिट्यूट करने का, बट हमारे कोर्स का ही पार्ट नहीं है। एंड चैप्टर 5 पढ़ोगे डिसोल्यूशन, यहाँ तक पढ़ के पूरा पार्टनरशिप हमारा खत्म हो जाएगा, ये बुक खत्म हो जाएगा। 36 मार्क्स जो कवर करता है पूरे बोर्ड का। अब इस बात को वाइंड अप करते हैं अगले 10 सेकंड में एक बात बोल के। यहाँ तुमने सीखा फर्म चलाते कैसे हैं, यहाँ तुम सीखोगे फर्म बंद कैसे करते हैं। ये दोनों एकदम एक्सट्रीम चैप्टर्स हैं, फर्म को चलाना, फर्म को बंद करना, दे बोथ आर एक्सट्रीम टॉपिक्स, दोनों का कोई कनेक्शन नहीं दूसरे से। मतलब ये जब पढ़ोगे डिसोल्यूशन, लास्ट चैप्टर पार्टनरशिप फर्म बुक का, तो इसमें इन सब कॉन्सेप्ट का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है, आसान है एंड सेपरेट चैप्टर्स हैं। वो सेपरेट था, ये भी सेपरेट है एक लेवल तक। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो 3 चैप्टर्स हैं कौन कौन से, नाम देख लो, चेंज इन PSR, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ। दीज 3 चैप्टर्स आर 100% टोटली कनेक्टेड विथ ईच अदर। मतलब चैप्टर 2 अब पढ़ो आज, तो जिन बच्चों को चैप्टर 2 समझ आ जाएगा अच्छे से, तो उनको चैप्टर 3 समझने में दिक्कत नहीं होगा। चैप्टर 3 समझ में आ गया तो चैप्टर 4 समझने में दिक्कत नहीं होगा। और इसका रिवर्स बात भी है, अगर लापरवाही किए, देखो यहाँ जो बच्चे लापरवाही किए होंगे इन केस, तो मैंने स्टार्टिंग में कह दिया था, क्या कहा था कि कोई बात नहीं, तुम चैप्टर 1 ढंग से नहीं पढ़े हो, सीधा चैप्टर 2 पे आ जाओ मेरे साथ आज, और यहाँ से सीरियसली पढ़ो, काम हो जाएगा फिलहाल, और चैप्टर 1 पढ़ना बाद में। लेकिन ये बात हम नहीं कह पाएंगे तुम लोग से चैप्टर 3 के टाइम पे। चैप्टर 3 के टाइम पे मुझे फोर्सफुली बोलना ही पड़ेगा सबसे कि जाओ चैप्टर 2 का पूरा लेक्चर्स देख कर आओ। तो ये नौबत ना आने पाए, तो आज पहला वीडियो है, तो हम सबसे आज ही डायरेक्टली बोल रहे हैं, आज के दिन कह रहे हैं हम कि चैप्टर 3 जब चलोगे, तो जो लोग आज से देख रहे वीडियो, किसी भी कीमत पे चैप्टर 2 टोटल एंड अप तक देखो, किसी कीमत पे अच्छे से देखो, समझते हुए देखो, ताकि जब चैप्टर 3 पे चला जाएगा तो वहाँ पे हर एक बच्चे का चैप्टर 2 प्रिपेयर रहे। क्योंकि अगेन कह दे रहे हम 2, 3, 4 आपस में वेल कनेक्टेड है। और मैंने अभी तक क्या किया, सिर्फ ये बताना चाहा है कि एक फर्म जब चल रहा होता है, पार्टनरशिप फर्म, तो उसमें चेंजेस आने के पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारे हैं। उसमें कुछ पॉसिबिलिटी यहाँ था, अब उसमें से मैंने एक यहाँ लिखा हुआ है, चैप्टर का नाम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नाम तो बहुत सिंपल लग रहा है कि ओल्ड पार्टनर्स अपना जो रेशियो है वो सिर्फ चेंज कर ले रहे हैं, तो ये कौन सी बड़ी बात है। बट ऐसा नहीं है, रेशियो चेंज करना है इजी स्टेप। बस करना क्या है, जितने पार्टनर्स हैं उन्होंने आपस में साथ बैठ गए और एक दूसरे से कह रहे हैं कि भाई मैंने अधिक पैसा लगाया हुआ है, हम अधिक काम कर रहे हैं, या मेरा ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, मेरे वजह से फर्म ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, तो मुझे अब रेशियो बदलना है अपना, प्रॉफिट रेशियो। तो ये नॉट नॉर्मल चीज़ है, इसमें कोई अब नॉर्मलिटीज़ नहीं है। बट यहाँ पे तुम्हें समझना पड़ेगा कि जब भी रेशियो चेंज होता है पार्टनर्स के बीच में, तो अकाउंटिंग बुक्स के रिकॉर्ड के लेवल पे, ये प्रॉफिट रेशियो चेंज होना, ये एकमात्र सिर्फ रेशियो का बदल जाने भर तक का कॉन्सेप्ट नहीं है कि भाई अभी तक इक्वल रेशियो था, दो पार्टनर्स का 1-1, दे चेंज इट टू 5-3, दैट्स इट। ऐसा नहीं है। रेशियो जब चेंज होता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस, इसका इम्पैक्ट, इसका एक तरह समझ लो कि व्हाट क्या बोलते हैं उसको, मतलब प्रभाव बाकी चीज़ों पड़ता है। यहाँ मैंने लिख के रखा है कि जब भी रेशियो बदलेगा पार्टनर्स के बीच में, ये कोई छोटा इंसिडेंट नहीं है, वहाँ पे देखोगे ना 1, 2, 3, 4 और 5, इन सभी पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है। हम लोग को आने वाले 5-6 वीडियोस तक, ये पहला वीडियो ना इस चैप्टर का, तो मिनिमम बता रहे हैं आने वाले 5-6 वीडियोस तक या 5-6 लेक्चर्स तक हम लोग को पहले इन सब पे इंडिविजुअली काम करना है। हम लिख दे रहे सब बातें, ये बातें भूल मत जाना, हम लोग को इन सब पे काम करना है इंडिविजुअली। इसका मतलब हमें समझना पड़ेगा कि रेशियो चेंज होने से क्या इन सब पे इम्पैक्ट सच में पड़ता है, हाँ है ना। जैसे मैंने पहला ही क्या लिखा, पढ़ो पढ़ो, सबसे पहला क्या लिखा है, लाइन पढ़ो कोई एक लोग, आयुष पढ़ो क्या लिखा है, डिटरमिनेशन और सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो और प्रोपोर्शन। ठीक है, इसे बहुत गंदा पढ़ते हो। देखो हम ये कह रहे थे
अगर रेशो चेंज हो रहा है तो इसका जो इम्पैक्ट है वो सबसे पहला कहां पड़ता है? पार्टनर्स के अपने खुद के रेशो में। यहां देखो एग्जांपल देखो, पहले हम मान लेते हैं कि दे आर केस वन। केस वन क्या है? दे आर टू पार्टनर्स ए बी, जिनका मान लो कि रेशो था फॉर एग्जांपल 70% एंड 30%। पता ही 70-30 क्या इंडिकेट करता है? कि अगर एज अ पूरी फर्म का, लेट सपोज कि फर्म का जो कैपिटल है उसको मानते हैं 100%। भाई फर्म का जो होता है, कह सकते हो प्रपोर्शन प्रॉफिट का, वो ऑलवेज 100 होता है। उसी फर्म के प्रपोर्शन का डिस्ट्रीब्यूशन कर दो बिटवीन द पार्टनर्स, उनको रेशो दे करके, बिकॉज फर्म अपने आप में कोई रियल पर्सन तो है नहीं, तो फर्म जो भी कमाएगा, लाइक 100% कमाया, तुम उसी को बांटते हो पार्टनर्स के बीच में। लेट्स से एग्जांपल 70 किसको मिल रहा है? 70 मिल रहा है ए को एंड 30 मिल रहा है बी को। अब ये केस हमने 1 लिया जो नॉर्मल केस था, मतलब एक से कह सकते हो ओल्ड केस। अब न्यू केस क्या है? देखो ये चैप्टर 1 का, चैप्टर 2 का पहला लेक्चर है। हम बहुत डाउन टू अर्थ बेसिक से बात कर रहे हैं। आज पहला वीडियो है, हो सकता है 3 वीडियो बीत जाने के बाद तुम खुद कहोगे कि हम उससे बहुत आगे निकल चुके हैं इन सारे बेसिक कॉन्सेप्ट से, बट बिकॉज स्टार्टिंग का बात है तो डिटेल में एकदम डाउन टू अर्थ जाके सीखो, क्योंकि दोबारा ये सब सिखाना नौबत नहीं आने वाला, फिर सीधा न्यूमेरिकल बात करने वाले प्रॉपर वे में। तो केस में खास क्या है अब कि अगेन वही 2 पार्टनर्स हैं, बिकॉज ऑफ एनी रीजन बी को ये लग रहा है कि नहीं भाई हम ज़्यादा पैसा ला दिए फर्म के अंदर, ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ए तो अब थोड़ा कम काम कर रहा है एंड पैसा भी कम लगाया है, फिर ज़्यादा बढ़ा नहीं रहे पैसा, तो बी ने ए को फोर्स करके उसको कन्विंस करके कहा उसको कि अब तुमको बेटा मिले 20% एंड हम रिसीव करेंगे 80%। अब जिसके मन में चल रहा है भाई कि इतना बी को मिल रहा है, ए मान कैसे जा रहा है? हो सकता है भाई बी कन्विंस कर पाया ए को कि भाई मैंने पैसा लगाया हुआ है, जितना ए लगाया है उससे 4 गुना अधिक पैसा बी लगा दे रहा है, जितना ए मेहनत कर रहा है उससे 4 गुना अधिक मेहनत बी कर दे रहा है, तो क्यों नहीं बी को अधिक पैसा मिले प्रॉफिट का? तो वेटी करा लिया मान लो, और ए मान भी गया इन बातों को फैक्चुअली वेरीफाई करके, हाँ बी ज़्यादा एफर्ट लगा रहा है फर्म के अंदर। अब मेन बात यहाँ इसके नीचे आता है, मेन बात क्या आता है कि अगर अब B को 80 मिल रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो यहाँ पे पोर्शन B का था, इस पोर्शन की बात कर रहे हैं, अब कुछ ऐसा हो जाएगा, ये पूरा अब 80% B का है, नीचे वाला पार्ट। कन्फ्यूजन ना होने पाए तो एक काम करते हैं, तुम लोग को ज़्यादा आसान पड़ेगा समझने में, हम A वाले पार्ट को ग्रीन से रखते हैं, तो यहाँ पे A कितना है 20%। अब जरा देख के बताओ तुम्हें इसमें क्या समझ में आ रहा है? अभी भी जो फर्म का टोटल परसेंटेज है वो स्टिल कितना है? 100 है, बिकॉज वो थिंग बदल जाएगा। 100% इटसेल्फ मींस टोटलिटी, कि फर्म तो ऑलवेज 100 होने वाला फैक्ट है, उसी में आपस में क्या होगा, पार्टनर्स चेंज करते हैं अपने आप में। अभी तक 70-30 था, अब कितना हो गया 20-80, तो दिस इंडिकेट कि रेशो बदल जाए, बट एट देन फर्म का प्रपोर्शन कितना होता है? ऑलवेज 100 होता है। अब इस चेंजेस के दौरान यहाँ से यहाँ तक आने के टाइम पे तुम लोगों को एक चीज़ नोटिस करना पड़ेगा, वो क्या है? अभी मैंने नंबर सिंपल लिया है तो जल्दी कैच कर पाओगे। वो क्या है कि हमें साफ साफ यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा है दैट इस चेंज के वजह से जो ए है, ए जिसका कि अभी तक 70% था, हम लिखे भले परसेंट है, तुम उसको 70 ही मान लो, 70 मान लो अपने कन्वीनियंस के लिए। ए का ओल्ड 70 था जो कि कितना हो गया अब 20, तो कैन वी से कि जो ए है वो बेसिकली 50% सेक्रीफाइस कर दिया अपना शेयर, किसके लिए? बी के लिए। और बी की बात अगर करें तो बी का कितना था पहले 30%, ओल्ड जो कितना हो चुका है 80%। तो ये जो B का 80 हुआ है, वी कैन से कि यहाँ B ने क्या किया 50% गेन किया। गेन का मतलब क्या होता है कि प्रॉफिट रेशियो में B 50% अब ज़्यादा पाएगा कंपेयर टू A। A में क्या बोलोगे कि A बेसिकली अब 50% लेस पाएगा कंपेयर टू B।
मतलब अब ए को अपना सेक्रीफाइस करना पड़ा बी के लिए और बी उतने से गेन किया। ये जो सेक्रीफाइस एंड गेन मैंने नंबर फॉर्म में समझाया भी, हमको ये सब कुछ समझना पड़ता है अभी आगे चल के इन द रेशियो फॉर्म। यहां तो नंबर दिख रहा तो इजीली तुमको दिख जा रहा साफ साफ कि कौन कितने सेक्रीफाइस कर रहा। अब इसको और सिंपल करते हैं। चलो मान लो लेट्स एज्यूम कि फर्म अभी तक कमा रहा था 500 रुपया, ए का उस पूरे इनकम का इक्वली मतलब 1:1 बांटना था, तो कितना बी पाएगा, कितना ए पाएगा? ए पाएगा 250 एंड बी कितना पाएगा? 250, है ना। अब अगर वो 20/80 हो चुका है तो बताओ अब कितना ए पाएगा उस 500 का? उस 500 का 20%। जब सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा समथिंग कितना आएगा? 100 आएगा ना, आई थिंक 100 आएगा, हाँ। और कितना बी पाएगा? 500 का 80% जो कि आएगा 400। तो तुम खुद देख सकते हो प्रॉफिट रेशियो से बदला, मतलब जब इक्वल था तो ठीक है, जब 20:80 हुआ, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा आएगा 1:4 आएगा। जब रेशियो इक्वल से कितना हो गया? 1:4 हो गया। तो ऐसे केस में ए जो अभी तक 250 पा रहा था आउट ऑफ 500 में से, अब वो कितना पा रहा है? 100। मतलब उस बेचारे ने 150 रुपीज सेक्रीफाइस कर दिया। और कौन गेन कर रहा है? बी जो अभी तक 250 पा रहा था, अब कितना पा रहा है? 400। तो मतलब एक रेशियो बदलना, इसका इम्पैक्ट सिर्फ रेशियो का नंबर बदलने भर तक का नहीं है कि तुमने अगर लिख दिया फॉर एग्जांपल इसके पहले था इक्वल और तुमने अब लिख दिया 1:4, तो रेशियो बदलने भर से जो इसका इम्पैक्ट है वो सबसे पहला कहाँ दिखता है? पार्टनर्स के अपने खुद के प्रॉफिट प्रपोर्शन में, कि उसमें किसी एक का घटेगा किसी एक का बढ़ने वाला है। ये तो मैंने भी एग्जांपल दिया है, तुम्हें इस चीज को निकालना सीखना होगा बाय पर्टिकुलर फॉर्मूला। और फॉर्मूला क्या है? चलो थोड़ा सी बात कर लेते हैं। नीचे और बातें लिखी हैं, हम अभी फिलहाल फोकस कर रहे हैं एक पॉइंट में जो पहला हमारा था, क्योंकि एक साथ सब पढ़ोगे कोई मतलब नहीं है। अभी मेरा कंसर्न है ये पेज ये लिखा रहेगा फिलहाल, हम तुम लोग को अभी सिर्फ एक इम्पैक्ट सिखा रहे हैं कि रेशियो बदलने से जो फर्म के अंदर इम्पैक्ट आते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं, उसमें से एक ये है कि बिकॉज रेशियो जब चेंज होगा तो ऑलवेज 3 पॉसिबिलिटीज हैं। या तो उस रेशियो के चेंज होने से एक पार्टनर गेन करेगा, या एक पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा, या कोई पार्टनर नो गेन नो सेक्रीफाइस। मतलब 3 पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर्स। अगर 2 हैं, 2 पार्टनर्स हैं, तो वो जो था नो गेन नो सेक्रीफाइस वो कभी आ नहीं सकता, नहीं है, कभी नहीं आएगा। अगर 2 पार्टनर्स हैं तो डैम श्योर है आइदर कोई एक सेक्रीफाइस करेगा दूसरा गेन करेगा। 3 पार्टनर्स अगर हैं या 3 से अधिक पार्टनर्स हैं तब वो 3 पॉसिबिलिटी निकल सकता है, कोई एक गेन करेगा, कोई एक सेक्रीफाइस करेगा, और कोई एक माइट बी नो गेन नो सेक्रीफाइस। मतलब उसके लिए रेशियो बदलने से उस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ा। तो हम लोग अभी सिर्फ इतने पे सीखेंगे आज इस लेक्चर में कि रेशियो बदलता है तो पार्टनर्स आपस में अपना प्रपोर्शन या तो सेक्रीफाइस करते हैं या गेन करते हैं। ये पॉसिबल नहीं है कि रेशियो बदल जाए, 2 ही पार्टनर्स हैं, एक गेन कर जाए या एक सेक्रीफाइस कर जाए और दूसरा बैठा रहे, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि भाई रेशियो चेंज में क्या हो रहा है, अल्टीमेटली कोई एक अपना कुछ दे रहा है और दूसरा एक्स्ट्रा पा रहा है, किसी एक का घटेगा और दूसरे का बढ़ेगा, ये पॉसिबिलिटीज है। बाकी अभी और भी कंडीशंस हैं रेशियो चेंज का इम्पैक्ट, अभी ये 4 और भी हैं जिसे बात हम लोग कल से करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ज़्यादा ओवरडोज ना होने पाए तो हम लोग चीज़ों को सिंपल रखते हैं। एंड जो यहाँ लिखा है गुडविल, इस पे भी बात करेंगे प्रॉपरली कल। ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा आज, तो कोई मतलब नहीं है इसको लंबा ले जाने का। बट दोबारा बता रहा बेटा, हम लोग का ये चैप्टर शुरू अभी इनिशियल फेज पे है, मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है, हम लोग का स्पीड बहुत परफेक्ट है और मेरे अकॉर्डिंग सब वो चल रहा है जैसे हम टाइम चाहते हैं, तो इशू नहीं है। अब थोड़ा बात करते हैं न्यूमेरिकल सेगमेंट पे। एक बार अपने बुक का जब चलो न्यूमेरिकल देखोगे, बुक का न्यूमेरिकल्स, तो न्यूमेरिकल पे जाने से पहले एक छोटा सा बात पहले जान जाओ। हम जब भी बात करते हैं इन 2 टॉपिक्स का, जिसका नाम क्या है, सेक्रीफाइसिंग या फिर
गेनिंग रेशियो। तो इसमें क्या होता है, जो अभी मैं एग्जांपल दे रहे थे वो एक लेमन एग्जांपल था, वो तो बहुत इजी है देख कर समझ पाना कि भाई पैसा रेशियो बदलने से कौन गेन कौन सेक्रीफाइस करे जानना बहुत आसान होता है। बट इमेजिन करो इसी चीज़ को अगर मैंने सच में फ्रैक्शन में ही दे के छोड़ दिया और तुमसे कहा चेक करो। फॉर एग्जाम्पल ये देखो क्वेश्चन नंबर, हम क्वेश्चन बुक कर लेते ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, X एंड Y दे आर टू पार्टनर्स जिनका की प्रॉफिट रेशियो, ओल्ड रेशियो इसको बोलते हम लोग हैं, वो दिया है 5:3। विद द अफेक्ट फ्रॉम 1st April दे अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट इन द रेशियो इक्वली। देखो एकदम सिंपल सवाल मैंने लिया अभी, और तुम लोगों को जान के आश्चर्य हो जाओगे, आज के इस चैप्टर 2 का पहले वीडियो का पहला न्यूमेरिकल ही तुम्हारे इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में अभी तुम क्वेश्चन दिखाएंगे हम, चैप्टर हमारा जिस दिन खत्म होगा ना, जब पीवाईक्यू लगवाएंगे वहां तुमको सेम चीज नोटिस करवाएंगे हम कि यही सवाल इस टाइप का बोर्ड में आया हुआ है, एमसीक्यू में, ऑब्जेक्टिव में, जहां पे तुम्हें 2 रेशियो दिया है और सिंपली कह रहा है चेक वेदर विच पार्टनर सेक्रीफाइस और गेन बाय विच प्रपोर्शन, नॉट अमाउंट, प्रपोर्शन। तो फ्रैक्शन पूछ रहा है मतलब। बट उसके पहले एक बेसिक फॉर्मूला जान जाओ कि इफ यू वांट टू नो विच पार्टनर इज बीइंग सैक्रिफाइस्ड और गेन, अभी मैंने नंबर लिया था ना कि ए का फॉर एग्जांपल 70% था, फिर 20% हो गया, तो वहां पे माइनस करके चेक करना कि 50% उसका डिक्रीज हो गया है, सेक्रीफाइस कर गया है, ये देखना और बताना इजी था। बट व्हाट अबाउट इफ द पॉसिबिलिटी अराइज लाइक दिस कि तुम्हें रेशियो दिया हुआ है 2 पार्टनर्स जिनका पहले से ओल्ड रेशियो 5:3 चल रहा था, अब नाउ दे वांट टू चेंज देयर रेशियो एज इक्वली। न्यू मतलब क्या होता है, अब वो चाहते हैं व्हाट इज ओल्ड जो उनका पहले से था। तो तुम्हें अगर कभी चेक करना है किसी 2 पार्टनर्स के बीच में या 3 पार्टनर्स के बीच में कि बाय विच प्रपोर्शन ऑफ फ्रैक्शन दे आर सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग इफ द रेशियो इज बीइंग चेंज्ड, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि इफ यू वांट टू कैलकुलेट व्हाट कि कौन पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है या कौन पार्टनर गेन कर रहा है, बाय विच प्रपोर्शन। जब भी फ्रैक्शन की बात करते हो तो रेशियो निकालना पड़ता है, रेशियो मतलब प्रपोर्शन निकालना पड़ता है। तो इसको निकालने का फॉर्मूला है और बहुत सिंपल फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, इसको याद कर लो। और ओल्ड माइनस न्यू करना, अगर किसी बच्चे ने न्यू माइनस ओल्ड किया तो गलती तो नहीं है, लेकिन वहां पे कंडीशन अपोजिट हो जाएगा। जो यहां बताने जा रहे भी तो उसका रिवर्स वहां लगाना पड़ेगा। तो इट्स बेटर कोई एक याद रखो, वो भी गलत नहीं है बट दोबारा कह रहा हूं याद रखो कोई एक वाला अप्रोच। तो मैंने कौन सा बता दिया, टू गेट या टू नो बाय विच प्रपोर्शन अ पार्टनर इज बीइंग सैक्रिफाइस्ड और गेन दे प्रपोर्शन, तो उसके लिए क्या करना, ओल्ड माइनस न्यू करना है। अब इसमें जब करोगे तो याद रखना 2 पॉसिबिलिटी निकलता है पॉसिबिलिटीज। जब भी माइनस करोगे तो देयर विल बी 2 पॉसिबिलिटीज। पहला, सॉल्व करने पे तुम्हारा आंसर प्लस में आएगा, दूसरा माइनस में आएगा। अगर प्लस में आ रहा है तो दिस इंडिकेट कि वो पार्टनर सेक्रीफाइस किया है, अगर माइनस में आ गया तो दिस इंडिकेट वो पार्टनर गेन किया है। अब जिसके माइंड में चल रहा है भाई याद क्यों करें हम लोग, इसका रीजन बताइए कि भाई क्यों मैंने प्लस को सेक्रीफाइस कर दिया। तो सिंपल सी बात है, प्लस का मतलब क्या होता है, जब 2 चीज माइनस करते हो, फॉर एग्जांपल 70 माइनस 40 करोगे कितना आएगा, प्लस 30 आएगा। तो 70 माइनस 30 करने पे 70 माइनस 40 करने पे प्लस 30 आ रहा है ना। ये प्लस क्यों आ रहा है पता है, क्योंकि जो नंबर लिखा था शुरुआत में 70 जो मैंने बोला था वो बड़ा नंबर है कंपेयर टू 40 के, तो इसलिए प्लस में आ रहा है। तो प्लस कब आता है पता है, जब भी हमारा ओल्ड रेशियो बड़ा होता है किससे। अब दिमाग लगाओ, किसी का अगर ओल्ड बड़ा था, मान लो ए पार्टनर है ए, उसका ओल्ड बड़ा था, न्यू बाद में घट गया, मतलब ओल्ड उसका 70% था, न्यू उसका 30% हो गया। तो न्यू जब जब कम हो जाएगा, ये क्या इंडिकेट कर रहा है इनडायरेक्टली, भाई तुम्हारा पहले 70 हुआ करता था, अब 30 हो गया न्यू में, तो 40 से घटा, दिस इंडिकेट ऑलवेज सेक्रीफाइस। और ये माइनस क्यों आता है, जब ओल्ड का प्रपोर्शन छोटा होता है न्यू बड़ा होता है,
फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 20 माइनस 60 कितना होता है? 20 माइनस 60 कितना आएगा? आएगा माइनस 40 आएगा। ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो नंबर बाद में लिखा था 60 वो बड़ा है, यहाँ बाद में कौन लिखा हुआ है? तो अगर किसी का न्यू बड़ा है, ये इटसेल्फ रिवील कर रहा है कि वो पार्टनर गेन किया है। गेन मतलब जितना उसका पहले हुआ करता होगा अब वो ज़्यादा पा रहा होगा। बट इतना पंचायत की दिक्कत नहीं है। तुम सिंपली याद रखो कि इसको सॉल्व करते वक्त अगर आंसर प्लस में आया तो सेक्रीफाइस, दिस इज द रीजन, माइनस में आया तो गेन, दिस इज द रीजन। अब जो क्वेश्चन मेरे टॉप पर लिखा है तुम्हें उन दोनों पार्टनर्स का अलग अलग चेक करना है। मतलब ऐसे एक्स का तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि वेदर ही इज गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग। चेक कैसे करोगे? फॉर्मूला क्या है? ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस में न्यू। ओल्ड कितना है? ये हर एक बच्चे का पहला लेक्चर है, बट स्टिल हम तुम लोग को 2-3 बातें बहुत साफ से बता देते हैं। ये जो लिखा है 5-3, यहाँ जो 5 लिखा है पहले वो इंडिकेट कर रहा है x के लिए, और जो लिखा है 3 वो इंडिकेट कर रहा है y के लिए। बट जब भी तुम इस रेशियो को कन्वर्ट करते हो फ्रैक्शन में तो 5 तो चला गया x के लिए, 3 चला गया y के लिए, ठीक है। नीचे क्या लिखते हो? इन दोनों का एडिशन कितना आएगा? तो एक्चुअली x का और y का जो ओल्ड रेशियो है, ओल्ड रेशियो कितना आया? 5/8, ये x का आया। और y का अगर निकालते हो ओल्ड रेशियो कितना था? 3/8। तो मैंने एज पर फॉर्मूला अभी से उनका ओल्ड लिखा है, इसी तरह पुट करो उनका न्यू, यहां से उनका न्यू निकालो, कितना x का आएगा? 1/2। कितना आएगा y का? 1/2। यहाँ पुट कर दो न्यू वाला भी। अब ये चीज़ें क्लास 3-4 का है, क्लास 3-4 का मैथ है। ये तुम लोग को आज तुम सिखाने जा रहे हैं बिकॉज पहला लेक्चर है। एक समय आएगा 3-4 वीडियोस के बाद जहां हम तुमसे डायरेक्टली बोलेंगे ये पार्ट सॉल्व कर लेना, हम खुद नहीं करने वाले हैं, क्योंकि 2 फ्रैक्शन को सॉल्व करना है एलसीएम लेके तुम्हारा बहुत छोटे एज का मैथमेटिक्स है, तो इतना तुम्हें सीखना पड़ेगा। ये आएगा, इसका एलसीएम 8 आएगा, इसका एलसीएम 8 आएगा। 8 को डिवाइड करो 8 से तो 1 आएगा, उसको मल्टीप्लाई करो ऊपर वाले से तो 1 5 जाओ। 8 को डिवाइड करो 2 से तो 4 आएगा, उसको मल्टीप्लाई करो ऊपर वाले से तो 4 1 जाओ। ये बेसिक मैथ है। यहाँ भी सेम काम करोगे तो डिवाइड बाई 8 1 आएगा, 1 3 जाओ, डिवाइड बाई 8 4 आएगा एंड 4 1 जाओ। अब जब सॉल्व किए तो आगे जो आएगा, जो भी आएगा उसको लिखो एज इट इज। ये कितना आएगा? ये आएगा +1/8। ये कितना आएगा? -1/8। और मैंने ऊपर कहा था जहाँ प्लस आ जाए तुम्हारा सेक्रीफाइस है, और यहाँ आ गया तो आप तुम्हें लिखना पड़ेगा कि हेयर x सेक्रीफाइस बाई 1/8 एंड y गेन बाई 1/8। ये गेन और सेक्रीफाइस का आगे का इम्पैक्ट क्या है वो पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में। 2 पार्टनर्स था, तुमने इस तरह सॉल्व किया। अगर 3 होता तो क्या करते? हम सॉल्व नहीं कर रहे, बस हिंट दे रहे हम। अगर 3 होता तो क्या करते हैं? कुछ खास नहीं। जो मैंने 2 को सॉल्व किया है तुम लोग क्या करोगे? सेम तरीके से 3 के लिए सॉल्व करोगे। तो ये काम हम लोग अभी आगे बहुत बार करने वाले हैं। तुम्हारे बुक में मैंने पिकअप किया भी ए पार्ट, बिलीव मी मैंने क्वेश्चन नंबर A1 को ए पार्ट के बाद जो क्वेश्चन आगे सब देखा हुआ है, कुछ भी अलग नहीं है। तुम्हें सिर्फ माइनस करना है। यहाँ मैंने 2 का लिया तो माइनस किए, अगर 3 होता तो माइनस 3 बार किए होते हैं। बस हम तुम लोग के लिए छोटा सा हिंट देके छोड़ दे रहे हैं। एक क्वेश्चन 1 का भी एज अ होमवर्क करना एंड 2 का ए वो भी होमवर्क करना, सेम एकदम है, कुछ भी अलग नहीं है। वो हम आगे करवाएंगे, क्वेश्चन करवाएंगे तो वहाँ बता देंगे। बस तुम लोग ये ध्यान देना कि अगर 3 पार्टनर्स होंगे, लाइक यहाँ क्वेश्चन दिया है, नाम क्या उनका बस देख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट, 3 पार्टनर्स हैं, महेश, नरेश एंड ओम। इनका रेशियो दिया है 2 3 एंड 4, दिस इज ओल्ड रेशियो। एंड उनका जो अब रेशियो हो गया न्यू रेशियो कितना हो गया है? 1 2 एंड 3, दिस इज देयर न्यू रेशियो। तुमसे पूछ रहा है कि इस चेंजेस के बाद कौन गेन कौन सेक्रीफाइस किया है। हालांकि 3 पार्टनर्स हैं तो पॉसिबिलिटीज है, क्या पता कुछ में से कोई एक क्या आ जाए, नो गेन नो सेक्रीफाइस। तो तुम्हें करना क्या, सिर्फ हम बता देते हैं,
m का निकालोगे तो ओल्ड माइनस न्यू, यहाँ ओल्ड कितना है m का, देख के बताओ। 2 + 3 5 प्लस 4, ये ओल्ड है, कितना न्यू का है 1/6। n का निकालो 3/9 माइनस में 2/6। o का निकालो 4/9 माइनस में 3/6। इन तीनों को माइनस कर लो, जो भी आएगा ट्राई करना, नहीं कर पाए तो ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो चुका है, इसको हम रोक रहे हैं फिलहाल भी, ताकि बहुत ओवरडोज ना होने पाए। एक बार ये देखने के बाद, ये 1 का a था, 2 का a, 1 का b, 2 का a एंड 2 का b यहाँ मैंने लिख के रखा है। ट्राई करना, नहीं हो पाएगा तो कल कराएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, आज मैंने फोकस किया थोड़ा थ्योरेटिकल बातों पे, और अभी सिर्फ एक एस्पेक्ट पिकअप किया है कि अगर रेशो बदलता है तो उसका इम्पैक्ट सबसे पहला पार्टनर्स के अपने प्रॉफिट प्रपोर्शन पे आता है, कि उसमें कोई गेन कोई सेक्रीफाइस करता है। इसी तरह हम बात करेंगे आने वाले वीडियोस पे भी, जिसमें कि अदर इम्पैक्ट बात करेंगे। अब वाइंड अप में एक आखिरी बात, जो लोग आज वीडियो देख रहे हैं, जो भी तुम्हारे फ्रेंड्स अगर आज का नहीं देख पा रहे उनको पहुंचा देना, क्योंकि पहला लेक्चर था। जितना ये चैप्टर आगे बढ़ेगा और जो जितना लेट में ज्वाइन करेगा तो होगा वही कि उनका ये चैप्टर डिस्टर्ब हो जाएगा बिना किसी वजह के। 1 डिस्टर्ब हुआ था उसको कोई दिक्कत नहीं था, 2 अब डिस्टर्ब होगा अगर तो 3 4 पे इम्पैक्ट करेगा। तो इट्स बेटर कि यहाँ से सीरियसली ध्यान देना है, एंड हम लोग जितना पढ़े हैं इसको रिवाइज करना है, लिख के रखना है। जो बातें मैंने अभी टच नहीं किया, डिस्कस नहीं किया आज के लेक्चर में, वो कल उससे बात होगा। और कल थ्योरी कम बताएंगे, कल सीधा न्यूमेरिकल पे ही आएंगे हम, बट हाँ ये चीज़ें ढंग से देख के बात करना है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी इसको उतार लेना, फिर स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। नमस्ते, धन्यवाद।